नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी के इतिहास में 3 घटनाएं लगभग एक साथ हुई है और कुछ दिनों का ही बस अंतराल रहा है। सितंबर महीने का है ये और अभी आधा बीता है ये सितंबर का महीना। इस सितंबर महीने में ही 3 बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ घटी है और यह मेरे ख्याल से ये सीपीआई माओवादी के इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत ही कम घटती है। आइए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या घटनाएं हैं और कैसे घटी है। सीपीआई माओवादी के महासचिव बसवराज की हत्या एक मुठभेड़ में हुई है, जो कि 21 मई का तारीख था इसी वर्ष का। उनकी शहादत के बाद, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो है गिरफ्तारी कर ली गई थी और जीवित पकड़ करके उनकी हत्या पुलिस कर्मियों ने की। उनकी शहादत या उनकी हत्या जो है भारत के 50 साल के इतिहास में, माओवादियों के इतिहास में ये एक दुर्लभ घटना थी। और पहले महासचिव जो थे चालू मजूमदार, उनकी हत्या के बाद यह दूसरी महासचिव की हत्या हुई है। ये अपने आप में बहुत ही मील का पत्थर जैसा कुछ है जो महत्वपूर्ण है। पूरी भारत की जनता को झकझोर दिया था बसवराज की शहादत ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को बहुत ही तरजीह दी गई थी। दुनिया भर के क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया था और इस तरह से नृशंस हत्या का खिलाफ अपने अपने तरीके से लोगों ने आक्रोश भी जाहिर किया था। लेकिन अभी जो हुई है इस सितंबर के महीने में 3 घटनाएं हुई है। पहली घटना हुई है सीपीआई माओवादी के महासचिव के पद पर नए महासचिव की नियुक्ति। ये नए महासचिव देव जी हैं और उनकी नियुक्ति इसी महीने सितंबर माह में हुआ है। दूसरी घटना हुई है इसी माह में, जिसमें कि बालकृष्ण जैसे केंद्रीय कमेटी के महत्वपूर्ण लीडर एक इनकाउंटर में शहीद हो जाते हैं। और तीसरी घटना होती है इसी महीने सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ नेता, शायद वो भी केंद्र कमेटी मेंबर ही हैं, आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनकी जनता सरकार की वो प्रेसिडेंट रही हैं, राष्ट्रपति। जैसे भारत सरकार के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उसी तरीके से सीपीआई माओवादी के जनता सरकार के जो महासचिव हैं के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सुजाता। भारत सरकार के राष्ट्रपति का पद का एक अलग मूल्य है, बस एक रबर स्टाम्प है, लेकिन सीपीआई माओवादी के जो जनता सरकार है उसके राष्ट्रपति का अलग मूल्य है और वह इसका सर्वेसर्वा होते हैं। ऐसा ही उनके संविधान में दर्ज है, जो जनता सरकार के संविधान में लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, उस संविधान को पढ़ करके। ये 3 घटनाएं होती है और सुजाता ने सरेंडर कर दिया है। तो क्या तीनों का अंतर संबंध निकाला जा सकता है? एक देव जी का नियुक्ति होती है महासचिव के पद पर, एक बालकृष्ण की मुठभेड़ में हत्या होती है और एक इतने ही महत्वपूर्ण पद पर रहने वाली सुजाता सरेंडर करती है। इस पर आने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि देव जी के बारे में। देव जी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि उनके पृष्ठभूमि से ही हम चीज़ों को आगे समझ पाएंगे। ये जानकारी मैंने सोशल मीडिया या जो भी नेटवर्क है उसके माध्यम से ही हासिल किया है। इसमें बताया गया है कि माओवादी आंदोलन के संदर्भ में देव जी का उल्लेख मुख्य रूप से भारत के प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी से जुड़ा हुआ है। यह उनका पूरा नाम, जो असली नाम है, थिप्पिरी तिरुपति हैं और छद्म नाम से उनको देव जी या देव जी के ही रूप में जाना जाता है। वे 25 में सीपीआई माओवादी के महासचिव नियुक्त हुए हैं। यह संगठन भारत में नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है और भारत सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, जिसको बैन बोलते हैं, बैन संगठन किया हुआ है। जो उस स्रोत से जानकारी मिला है उसके हिसाब से बताया गया इसमें है कि देव जी का जो जन्म है
वो 1966 ईस्वी में तेलंगाना के जगित्याल जिले के कोरुटला शहर के अंबेडकर नगर कॉलोनी में हुआ था। उनके पिता का नाम तिप्परी वेंकट नरसैया और माता का नाम गंगूबाई है। वे मदिगा दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, जो तेलंगाना के नक्सल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह क्षेत्र कई शीर्ष माओवादी नेताओं का घर रहा है, जैसे गणपति और अन्य का। इनकी शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा वो हुआ है 12वीं इन्होंने कोरुटला गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से किया है, जहां वे रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स यूनियन RSU के अध्यक्ष बने थे। 1983 में उन्होंने करीमनगर के SRR कॉलेज में स्नातक की डिग्री के लिए दाखिला लिया। 1984 ईस्वी में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और रिमांड पर भेजा, लेकिन वे जमानत पर छूटने के बाद फरार हो गए या गायब हो गए, भूमिगत हो गए। उसके बाद वे माओवादी आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार देवजी का विवाह छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला सृजना से हुआ था, जो माओवादी संगठन की एक जिला सचिव थी। यह विवाह दलित आदिवासी गठबंधन को दर्शाता है, जो माओवादी विचारधारा का हिस्सा है। माओवादी आंदोलन में इनकी जो भूमिका रही है उस पर इसमें CPI माओवादी गठन 21 सितंबर 2004 ईस्वी को CPI-ML पीपुल्स वार और MCCI के विलय से हुआ था। देवजी इस संगठन के शुरुआती सदस्यों में से थे और उन्होंने आंदोलन के सैन्य पक्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके प्रारंभिक जो भूमिका रही है, 1990 के दशक में वे पीपुल्स वार के एक प्रमुख क्षेत्रीय कमांडर बने। उन्होंने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की पहली सशस्त्र टुकड़ी का यानी प्लाटून का गठन किया। पहला प्लाटून था जो इन्होंने बनाया था। और जो माओवादी संगठन की सैन्य शाखा है, वे गुरिल्ला युद्ध या गुरिल्ला वारफेयर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इनकी जो नाम पर कुछ घटनाएं हैं, वो है 2007 के रानी बोतला हमला हुआ था, जिसमें कि 55 पुलिस के जो भाड़े के लोग जाते हैं लड़ने के लिए, आदिवासियों पर अत्याचार करने के लिए, उनकी मौत हुई थी। देवजी इस योजना में मुख्य भूमिका निभाए थे। और 2010 में तारमेटला में जो हमला हुआ, जिसमें 76 CRPF या बोले तो हाँ CRPF के जवान मारे गए थे, तो जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है, उस के जो मुख्य भूमिका निभाए थे वो इसमें देवजी थे। ये हमले माओवादी संगठन के पीपुल्स वार में लोकयुद्ध रणनीति का हिस्सा था, जो माओ तेस्तुंग की थाउट पर आधारित है। देवजी ने संगठन की सैन्य रणनीति को मजबूत करने में योगदान दिया। विशेष रूप से दंडकारण्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र सीमा में। दंडकारण्य क्षेत्र जो है इसलिए रखा गया है, महत्वपूर्ण है कि यह किसी एक भूभाग का नाम नहीं है। इसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र की सीमा के जुड़ा हुआ जो पहाड़ी एरिया है, अत्यंत ही दुर्गम क्षेत्र है ये। इसको मिला करके जो है दंडकारण्य नाम दिया गया है और उसकी ये कमेटी बनाई गई थी, जिसको कि दंडकारण्य स्पेशल जनरल कमेटी भी कहते हैं फुल फॉर्म में। संगठन में ये जो है केंद्रीय कमेटी और पोलिट ब्यूरो के सदस्य रहे हैं। 2025 तक वे दंडकारण्य स्पेशल जनरल कमेटी से जुड़े थे, जो माओवादियों का सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है। उनकी उम्र लगभग 59 साल और सैन्य अनुभव के कारण उन्हें नेतृत्व के लिए चुना गया है। महासचिव के रूप में नियुक्ति, इनकी पृष्ठभूमि जो रही है नियुक्ति की, वो रही है 21 मई 2025 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के घने जंगलों में एक पुलिस की जो कगार चल रहा ऑपरेशन, उसमें महासचिव नंबाला के सबराव उस बासवराज को हत्या कर दिया गया था। और बासवराज जो हैं 2018 में महासचिव थे
और वो भी तेलुगु मूल के थे। तो उनकी शहादत के बाद जो जगह रिक्त हुआ था उसमें जो है इनकी नियुक्ति हुई। इनकी नियुक्ति जो है सितंबर 2025 में इंद्रावती एरिया कमेटी की बैठक में देवजी को नया महासचिव चुना गया। यह तीसरी बार है जब तेलुगु मूल का नेता इस पद पर आए हैं। पहले कोंडापल्ली सीतारामैया, फिर बसवराजू। कोंडापल्ली सीतारामैया CPI-ML पीपुल्स वार के मूल संगठक वही थे। उन्होंने ही पीपुल्स वार को खड़ा किया था और पल्लवित पुष्पित किया था। उसके बाद उनकी जगह पर गणपति आए। गणपति के अस्वस्थ हो जाने के बाद जो है बसवराजू आए थे। अब बसवराजू शहादत के बाद जो है, जो भारत के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी घटना रही है जब महासचिव शहीद हुए हैं, अब इस पर जो है देव जी की नियुक्ति हुई है। और इंद्रावती एरिया कमेटी में बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बहुत सारे साथी माओवादी लोग शहीद हुए थे, मारे गए थे। वहीं पर यह बैठक हुई है सितंबर में। और इनके साथ ही अन्य जो दावेदार लोग थे, जो कि कहा गया है मीडिया में, वो सोनूदा थे, सोनूदा, और जो जिनका नाम कि मल्लोजुला वेणुगोपाल राव है। ये दावेदार मुख्य रूप से थे इसमें, जो कि अभय नाम से आपको वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करते रहते हैं। लेकिन उनके जगह पर जो है इनको देव जी को प्रधानता दिया गया, क्योंकि देव जी अपेक्षाकृत अधिक युवा हैं और इसलिए जो है इनको दिया गया। इनका जो प्रभाव क्षेत्र है, नियुक्ति के बाद जो है संगठन ने दंडकारण्य क्षेत्र में अपनी गतिविधियां तेज करने की कोशिश की है। अक्सर पुलिस कहती है कि माओवादी संगठन कमजोर हो चुका है और आंतरिक कलह माने जो है बढ़ रहा है। इंटर पार्टी कंट्राडिक्शंस। देव जी की नियुक्ति से संगठन को नई दिशा मिल सकती है, लेकिन ये एक मसला है। अब इसमें जो है जो सूत्र मैंने सोशल मीडिया पर जो चीज़ उपलब्ध है उसमें हिसाब से देव जी पर भारत सरकार ने 60 लाख रुपया, कुछ अन्य स्रोत से 6 करोड़ का इनाम घोषित किया है। ये नक्सलियों के सबसे वांछित नेताओं में से एक है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में उनकी तलाश चल रही है। संगठन की स्थिति बारे में बताया गया है इसमें। CPI माओवादी अब मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर क्षेत्र में सक्रिय है। 25 तक संगठन ने कई झटके झेले हैं और नेताओं का सरेंडर, मुठभेड़ों में मौत हुए हैं। देवजी के नेतृत्व संभालने के बावजूद संगठन का केंद्रीय ढांचा कमजोर हो गई है। सुरक्षा बल DRG वगैरह काफ़ी मजबूती से हमला कर रहा है। इनका कहना है कि रणनीति इनका हो सकता है इस रूप में कि देवजी के नेतृत्व में संगठन बाहरी नस्लवाद या अर्बन नक्सल, जिसे मोदी सरकार बोलती है, और गुरिल्ला युद्ध पर जोर दे सकते हैं। वे न्यू डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन के माध्यम से जनता सरकार स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन वास्तविकता में संगठन का प्रभाव सीमित हो गया है। जनता सरकार माओवादियों की सरकार है, जो कि जहाँ पर माओवादी का प्रभाव क्षेत्र होता है वहाँ पर उनकी सरकार काम करती है। तो ये कुछ जानकारी था जो देव जी के बारे में था। लेकिन इनके साथ इसके घटना के इतनी महत्वपूर्ण नियुक्ति के बाद, जो कि देव जी मिलिट्री विभाग से आए हैं, जहाँ से कि बसवराज भी आए थे, तो एक सवाल उठ खड़ा होता है। मिलिट्री, हालांकि मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें नहीं हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बसवराज भी मिलिट्री से ही आए थे और ये भी मिलिट्री से ही आए हैं, मिलिट्री आर्मी से। मिलिट्री आर्मी मतलब पीपुल्स गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी, जो माओवादियों का मिलिट्री संगठन है। तो सवाल ये उठता है कि एक मिलिट्री संगठन से आए हुए नेतृत्व एक राजनीतिक पार्टी का जो नेतृत्व कर सकते हैं, उसमें कहीं न कहीं समस्याएं पैदा होती ही है। क्योंकि दुनिया के किसी भी इतिहास में आप देखें अगर, या क्रांतिकारी संगठनों के इतिहास को ही देखिए अगर आप, तो बेशक लड़ाई सभी लड़ते हैं कि संगठन तो लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन नेतृत्व में हमेशा पॉलिटिक्स जो है ऊपर रहता है। माओ त्से-तुंग का भी कहना था कि नेतृत्व हमेशा पॉलिटिकल होना चाहिए और न कि सैनिक कई बार समस्याएं पैदा करते हैं और जनता के साथ उनका जो लगाव है थोड़ा
कम हो जाता है, जबकि राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले जो होते हैं वो ज़्यादा इस मामले में सक्षम होते हैं लोगों के साथ में जुड़ने में। हालांकि देव जी की क्षमता पर या बसवराजू की क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि उनकी क्षमता काफ़ी रहा है। लेकिन आप अगर दुनिया के इतिहास को ही देखिए अगर आप, तो कभी भी मिलिट्री से आए हुए लोगों को सत्ता माने नहीं दिया जाता है। और जहाँ कहीं मिलिट्री सत्ता में आती है, पाकिस्तान को देख लीजिए आप अगर, तो वो सक्सेस राष्ट्र नहीं बन पाता, सफल राष्ट्र नहीं बन पाता। गणपति लगभग लंबे समय तक महासचिव रहे पीपुल्स वार ग्रुप का, और उसके बाद जो है अब सीपीआई माओवादी का भी रहे, 18 तक रहे। नुकसान हुए हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से ज़्यादा मतलब प्रभाव अर्जित करते रहे हैं और ज़्यादा सफलताएं उन्होंने हासिल किया है और जीवित भी रहे हैं, आज भी वो जीवित है। लेकिन बासवराजू जो कि 18 में महासचिव बने और उनका 25 में मुठभेड़ में होती है शहादत और भारी नुकसान संगठन झेलती है। यहाँ तक कि 24 के शुरू में एक विज्ञप्ति जारी करना पड़ता है इनको, ईस्टर्न जोन जो है इनका, ईस्ट रीजनल ब्यूरो ERB जिसको बोलते हैं, इसमें कि दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब इलाका आता है, इस इलाके को जोड़ता है वो, उनको भंग करना पड़ा था। तो राजनीतिक रूप से एक सैन्य तरफ से नेतृत्व आने के बजाय अगर राजनीतिक नेतृत्व आते अगर, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता, क्योंकि असफलताएं बासवराजू संदर्भ में हम देख चुके हैं कि बासवराजू जिस तरह से आए थे, आपको राजनीतिक नेतृत्व लिए वो, लेकिन वो मिलिट्री विभाग से आए थे, गुरिल्ला आर्मी की तरफ से आए थे, सैनिक विभाग से आए थे। नुकसान खुद का भी हुआ, वो भी शहीद हो गए, पूरी पार्टी भी नुकसान झेली। एक बार फिर देव जी आए हैं। बेशक देव जी काफ़ी योग्य होंगे, साबित होंगे और प्रशासन के ज़्यादा समस्या पैदा कर पाएंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से जो उनका होता है सीमाएं, सैनिक विभाग के आने के बाद से वो तो सीमाएं बांधती ही है। अगर अभय जिनको वेणुगोपाल कहा गया है, मजुपल्ला वेणुगोपाल जी, वो अगर ज़्यादा नेतृत्व करते अगर ज़्यादा बेहतर आता था, कि ये मेरा आकलन है और कुछ जो खुफिया विभाग का भी जो स्रोत है या कुछ पुलिस का भी जो इंटरव्यू वगैरह आया है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि राजनीतिक नेतृत्व ज़्यादा कठिन होता है बनिस्बत सैनिक नेतृत्व के। सैनिक विभाग से आए हुए लोग से ज़्यादा कठिन राजनीतिक विभाग से आए हुए लोग होते हैं। यही कहा गणपति आज तक जीवित है और बासवराज जल्दी ही चले गए। ऐसा देव जी के साथ ना हो, ये एक चैलेंज देव जी का भी रहेगा, और क्योंकि पार्टी काफ़ी नुकसान उठा चुकी है, तो देव जी किस तरीके से चीज़ों को देख पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सवाल तो रहेगा। इसी के साथ एक सबसे बड़ी घटना हुई है जो कि सुजाता का सरेंडर। सुजाता के बारे में काफ़ी मतलब उनकी बहुत ही अच्छी पृष्ठभूमि रही है, और कोटेश्वर राव जो पश्चिम बंगाल के लालगढ़ इलाके में नेतृत्व किए थे आंदोलन का, किशन जी, उनकी ही पत्नी है। सुजाता का सरेंडर माओवादी संगठन के लिए बहुत ही बड़ी नुकसान की बात हो सकती है। और हालांकि सुजाता ने जो सरेंडर किया है वो आदेश लेने के बाद ही किए हैं। उन्होंने बाकायदा अपने खराब स्वास्थ्य को कारण उन्होंने पार्टी से आदेश लिया है आत्मसमर्पण करने के लिए, तो उनको आत्मसमर्पण के लिए परमिशन पार्टी ने बाकायदा लगता है दिया होगा, क्योंकि इसके पहले भी कई बार सुजाता के आत्मसमर्पण की खबरें आती रही थी, लेकिन झूठी खबरें साबित हुई। इस बार की खबरें सचमुच में और सही साबित हुई। सुजाता का यह आत्मसमर्पण काफ़ी सवाल छोड़ जाता है, इस पर हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन देव जी का सवाल जो है, इस सवाल को ज़रूर उठाएगा कि आखिर देव जी के नियुक्ति के साथ ही सुजाता का आत्मसमर्पण क्या संदेश देता है। क्या माओवादी संगठन भी इस बात को समझ रहा है कि नेतृत्व के अन्य हिस्से कि राजनीतिक रूप से आने वाले जो कैडर होते हैं या महासचिव होते हैं ज़्यादा योग्य होते हैं बनिस्बत मिलिट्री डिपार्टमेंट से आने वाले के? क्या आगे आने वाला वक्त यही साबित करेगा
क्या देवजी की नियुक्ति का ही वो कारण रहा है कि सुजाता ने आत्मसमर्पण किया है? अगर ऐसा है तो बहुत सारे सवाल उठ खड़े होंगे। हालांकि सुजाता जो है वेणुगोपाल जो अभय नाम से पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य हैं, उनकी भाभी लगती हैं। और अभय जो है कोटेश्वर राव जो शहीद हुए हैं किशन जी पश्चिम बंगाल में लालगढ़ एरिया में, उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो ये एक सवाल उठ कर रहेगा लोगों के बीच में, और जवाब कहीं न कहीं लगता है कि माओवादी संगठन को देना चाहिए कि आखिर एक नुकसान झेलने के बाद, बासव राज के नुकसान झेलने के बाद फिर से मिलिट्री विभाग से ही क्यों महासचिव को चुना गया, क्यों नहीं राजनीतिक खेमे से चीज़ों को समेटा गया, लाया गया महासचिव पद पर। ये एक सवाल रहेगा, जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा या फिर माओवादी संगठन ही बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने जो कुछ भी किया होगा काफ़ी सोच समझ करके किया होगा, क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए लोग भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। बहुत ही मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद का प्रखर ज्ञाता है, लोक युद्ध का संचालक रहे हैं वो, और भारत में दशकों से माओवादी आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं। इतने मंजे हुए लोग गलतियां कम ही करते हैं, लेकिन जब गलतियां करते हैं नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। नमस्कार, मैं स्मरण भूमि से रोहित शर्मा। इस तरह आप क्या सोचते हैं बताएंगे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और नमस्कार, मैं स्मरण भूमि से रोहित शर्मा। चल देखिए, लाइक शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।